फॉरेस्टर ने खुलकर मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपसे फिर दरख्वास्त करता हूँ मिस्टर नॉय कि खूब सोच समझ कर फैसला कर लें। वो मुझे अपनी बात पर पक्का करना चाहता था, मगर मैं कहाँ टलने वाला था। जो कुछ कह दिया सो कह दिया। मैं तुम्हें कई बार कह चुका हूँ कि सोच लिया, मैंने जवाब दिया। अपनी पसंद का हथियार तजवीज़ करो। क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हें ये अल्फाज लिख कर दूँ? इसकी कोई ज़रूरत नहीं, वो बोल। मैं सिर्फ इस बात का यकीन हासिल करना चाहता हूँ कि आया मैं तुम्हारी बात को ठीक समझा हूँ या नहीं। मेरा ख्याल है हमें मुकाबला करने के लिए इसी कमरे से कोई हथियार दस्तयाब हो सकता है। इसने एक दूर अफ्तादा दीवार की तरफ इशारा किया। मैं कुर्सी से उठकर दीवार के पास पहुंचा। इस पर कदीम तर्ज के बहुत से हथियार आवेजा थे। तलवारें, गुर्ज कुल्हाड़े, दोजक कुल्हाड़े, खंजर, भाले, नेज़े और इस किस्म के 20वें हथियार। फॉरेस्टर ने मुख्तलिफ हथियारों का जायज़ा लिया और बिल आखिर एक कुल्हाड़ा मुंतखब किया। इसने एक कुल्हाड़ा उतार कर मेरे हवाले किया और दूसरा खुद ले लिया। मैं कातिल था। मैं दिल ही दिल में अपने आप को कोसने लगा, क्योंकि मैंने कत्ल होने का इंतहाई भयानक तरीका तजवीज़ किया था। फॉरेस्टर ने दीवार से 2 ढालें उतार ली। एक इसने मुझे दे दी। अब मैदान में आ जाओ, इसने बड़ी खुद एतमादी से कहा। वो बेहद खुश था। मेरे और इसके साथी दुम सादे कदीम तर्ज की ये लड़ाई देखने के लिए मुस्तरब थे। हम दोनों कमरे के दरमियान खड़े हो गए। चंद लम्हे एक दूसरे को घूरते हुए फिर हमने डालें आगे बढ़ा दी। कुल्हाड़े सर से बुलंद करके एक दायरे में घूमने लगे। इसकी हरकत में बहुत चुस्ती थी और इसके घूमने के अंदाज से साफ जाहिर होता था कि उस हथियार के इस्तेमाल में ताक है। लेकिन मुझे एहसास हुआ कि मेरी टांगों से जान निकल रही है और एजेंट एक्स की रूह मेरे जिस्म से फरार हो गई है। फॉरेस्टर ने यकायक तड़प कर कुल्हाड़े से बराह रास्त मेरे सर पर वार किया। मैं स्प्रिंग की तरह उछल कर एक तरफ हट गया, लेकिन मुझे जवाबी वार का मौका करने का मौका न मिला। इसने कुल्हाड़े को फिर हमले की पोजीशन में कर लिया था और इसकी ढाल ने इसका सीना छुपा रखा था। कमबख्त बेहद फुर्तीला था। इसने फिर एक हमला किया। मैंने ढाल आगे कर दी। 2 धमाके हुए और इत्तेफाक से इसके वार खाली गए। हैरत की बात है कि इसने बैक वक्त 2 वार किए। मुझे यकीन हो गया कि मैं इस लड़ाई में बहुत जल्द शिकस्त खाऊंगा, लेकिन मेरे अंदर एजेंट एक्स की रूह वापस आ चुकी थी, जो किसी तरह एतराफ़ शिकस्त पर आमादा नहीं था। फॉरेस्टर फिर मुस्कुराता हुआ मुझ पर हमला आवर हुआ। न जाने हरामजादे ने कुल्हाड़े से लड़ने की तरबियत कहाँ से हासिल की थी। मैंने भी एन इसी लम्हे जवाबी हमला किया, लेकिन इसने ढाल से मेरा वार रद्द कर दिया और फौरी तौर पर मेरे सर पर वार किया। मैं ढाल सामने न कर सका और उछल कर एक तरफ हटा, लेकिन इसका कुल्हाड़ा मेरे सर के बाएं रान में गहरे खराश डालता हुआ फर्श से टकराया। मेरी रान में शदीद दर्द उठा। गैस्की और क्रेनियोफिस्की एक ही काउच पर बैठे बड़े इनहमाक हैरत से जंग देख रहे थे। फॉरेस्टर के तीनों आदमी दाएं जानिब दीवार के साथ खड़े दिलचस्पी से मुकाबला देख रहे थे और उन्होंने अपनी गन्ने नीचे झुका रखी थी। यकायक मेरे दिल में ये जंग जीतने की शदीद ख्वाहिश पैदा हुई। इसका अंजाम क्या होता परवाह नहीं, मैं हर कीमत पर फतह याब होना चाहता था। मैंने अचानक हमला किया और फॉरेस्टर का तवाज़न बिगड़ गया। मैंने कुल्हाड़ा घुमाया। फॉरेस्टर ने सर पर ढाल रखकर मेरा वार बचाया और एकदम पीछे हट गया। इसने इस तरह के यके बाद दीगरे मेरे 3 वार खाली कर दिए। मैं जिस अंदाज में भी हमला करता, फॉरेस्टर का कुल्हाड़ा और ढाल सामने आ जाता। तब अचानक इसने एक बॉक्सर की तरह कुल्हाड़ा सीधा किया, मेरी बगल में मारने की कोशिश की। यह वार बहुत ख़तरनाक था। मैं तेज़ी से एक तरफ हटा, लेकिन मेरी बगल में मामूली सा ज़ख़म आ गया। हम फिर एक दूसरे के सामने दायरे की शक्ल में घूमने लगे। अब तक मैंने कोई कमाल नहीं दिखाया था और फॉरेस्टर मुझे होले होले ज़ख्मी किए जा रहा था। वो कुल्हाड़े का इस्तेमाल जानता था और मैं यकसर अनाड़ी था। मैं सिर्फ दिफाई और मगलूबा जंग लड़ रहा था। मेरा हर जारहाना हमला नाकाम और बेअसर साबित होता। यकायक फॉरेस्टर का कुल्हाड़ा फिजा में लपका और मेरी ढाल से टकराया, लेकिन वार इतनी कुव्वत से किया गया था कि ढाल होने की वजह से मेरी खाल फट गई। मेरा बाजू ज़ख्मी था, लेकिन मैंने जवाबी हमला कर दिया। कुल्हाड़ा फॉरेस्टर की ढाल से टकराया और मेरे हाथ से छूटते छूटते बचे। बहुत देर तक हम इस तरह लड़ते रहे। आखिर मुझे ख्याल आया कि फॉरेस्टर मेरे साथ खेल रहा है। अगर वो मुझे कत्ल करना चाहता तो बहुत पहले एक ही बार में मुझे ख़त्म कर सकता था, लेकिन नहीं, वो मुझे आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करना चाहता है। वो मेरी मौत से लुत्फ़ अंदोज़ होना चाहता है। दफातन इसने जुस्त लगाई और इसका कुल्हाड़ा मेरे सर के ऊपर चमका। मैंने ढाल पर वार बचाया, लेकिन तेज़ी से पसपा होने लगा। मेरे जहन में ख़ास तदबीर जागी थी। मैं पसपा होता रहा, यहाँ तक कि मेरा पाँव उलझा और मैं धड़म से पुश्त के बल गिरा। मैंने अपने आप को ढाल के पीछे छुपाने की कोशिश की और मेरी टांगें फॉरेस्टर का वार बचाने के लिए ऊपर उठी।
फॉरेस्टर ने कहका लगाकर मेरे टखने पर ढाल से हल्की सी ज़रब लगाई और बोला, उठो उठो मिस्टर नॉय उठो, तुम तो कत्ल होने के लिए लेट ही गए हो, मैं इतनी आसानी से तुम्हें ख़त्म नहीं करूँगा। मैं आहिस्ता आहिस्ता और पीछे हटा, फिर मैंने कुल्हाड़ा सर के गिर्द घुमाया और पूरी कुव्वत से फर्श पर पटक दिया। फर्श से ज़बरदस्त धमाके के साथ साथ चिंगारियाँ नमूदार हुई। फॉरेस्टर मेरी इस हरकत को न समझ सका और कुल्हाड़ा फर्श से टकराते ही एक ख़ास जाविये से फॉरेस्टर के पेट की तरफ उछला और कुल्हाड़े का पूरा फल इसके पेट में छप गया। इसके हाथ से ढाल गिर पड़ी और वह बदस्तूर मुस्कुराता हुआ फर्श पर ढेर हो गया। कमरे की फिजा शोर-ओ-गल से मुकदर हो गई। गैस्की उछल कर असले वाली दीवार की तरफ भागा और कर्न्यू फिस्की आतशदान के पास पड़ी हुई सर्विस टेबल की तरफ लपका। गैस्की ने फॉरेस्टर के आदमियों पर इनको बेखबरी में नेज़े, कुल्हाड़ियाँ, बर्छियाँ फेंकना शुरू की और कर्न्यू फिस्की ने भी इन पर एस्ट्रे और इस तरह की दूसरी चीज़ों की बारिश कर दी। कर्न्यू फिस्की ने चीख कर मुझसे कहा, फॉरेस्टर की गन पर कब्जा कर ले। मैंने लपक कर फॉरेस्टर की जेब से गन निकाली। अब फॉरेस्टर के साथी हम पर वहशियाना अंदाज में फायरिंग करने लगे थे। मैंने जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। फिर मैं जल्दी से फॉरेस्टर की लाश के पीछे दबक गया और गोलियां इसके जिस्म में पैवस्त होने लगीं। जल्दी से वापस आओ, कर्न्यू फिस्की फिर चिल्लाया। मैंने इसकी तरफ देखा। इसने कॉफ़ी की टेबल उठाकर कमरे के दरमियान फेंक दी। चंद मिनट बाद हम तीनों काउच के पीछे मोर्चा बंद थे, लेकिन हमारे पास सिर्फ एक गन थी जिसमें 13 गोलियां थी। फॉरेस्टर के आदमी भारी फर्नीचर के पीछे छुपकर हमले की तैयारियां कर रहे थे। वो हमसे 20 फीट के फासले पर थे। कुशादा खिड़की इनके ऐन पीछे थी। हम काउच की आड़ में थे और आतशदान हमारे पीछे बिल्कुल करीब था। फरार के लिए सिर्फ एक रास्ता था जो हमारे दाएं जानिब था, लेकिन वहां तक पहुंचना मौत को दावत देने के मुस्तहक था। दोनों पार्टियां दरवाजे का रुख करने की पोजीशन में नहीं थी। अब क्या तदबीर की जाए? गैस्की ने इस्तफादा किया। इंतज़ार किया जाए, मैंने जवाब दिया। क्या गांव का कोई आदमी फायरिंग की आवाज़ सुन सकेगा? कर्न्यू फिस्की ने पूछा। मुमकिन है, गैस्की ने कंधे उचका कर कहा, लेकिन स्केटिंग का मौसम ख़त्म होने की वजह से यहाँ सिर्फ एक ही पुलिसमैन रह गया था। चलो, एक आदमी भी काफ़ी है, मैंने कहा। मुमकिन है वही मददगार साबित होगा। अगर वो भी मारा गया तो? गैस्की ने तलखी से कहा। मुमकिन है विला सेनेंटी में मुकीम हमारे आदमी इधर आ निकले, मैंने कहा। वह ज़रूर आएंगे, मुझे यकीन है, कर्न्यू फिस्की ने तायद की। लेकिन हम कब तक इनका इंतज़ार करेंगे? फरीक मुखालिफ की सरगर्मियाँ यकायक ख़त्म हो गई और एक भारी मेज़ के सिरकने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने जल्दी से काउच के दाएं जानिब देखा। अरे, वो फर्नीचर की आड़ में आगे सिरक रही हैं, मैंने कहा। इन पर तेल फेंका जाए और फिर आग का एक शोला। कर्न्यू फिस्की ने हंस कर कहा। तैयार हो जाओ, मैंने कहा। गैस्की, कूच के दूसरे सिरे पर चले जाओ। अब वो भारी मेज़ की आड़ में हमसे 10 फीट के फासले पर पहुंच गए थे। मैंने करीबी मेज़ पर एक फायर किया। मेज़ में सुराख हो गया और मेज़ साकित हो गई। दुश्मन ने हम पर बेतहाशा फायरिंग शुरू कर दी। मैंने गन गैस्की के हवाले करते हुए कहा, सिर्फ एक फायर। इसने फायर किया और इसकी जानिब बढ़ने वाली मेज़ रुक गई। इसने गन मुझे वापस कर दी। अचानक मुझे एक ख्याल आया और मैंने बोला, ये लो गन गैस्की, वहीं पहुँचो, शूट। लेकिन मैंने इसे गन न दी और एकदम खड़ा हो गया। मुझे मेज़ों के पीछे तीनों आदमी लेटे हुए नजर आए। मैंने यके बाद दीगरे इन पर 3 फायर किए। इनमें से एक आदमी हलक फाड़ कर चीखा और एकदम सुध हो गया। दुश्मन के मोर्चे साकित हो गए और इनकी सरगोशियाँ उभरने लगी। कर्न्यू फिस्की बोला, इस बार वो तेज़ी से हम पर झपटेगी। शायद नहीं, गैस्की ने कहा। यह हरकत इनके लिए इंतहाई ख़तरनाक साबित होगी। अगर उन्होंने ऐसा ना किया तो वक़्त ज़ाया होगा। कर्न्यू फिस्की ने ख्याल जाहिर किया। इसके नतीजे में वो गिरफ्तार हो जाएंगे, लिहाजा वो ज़बरदस्त हमला करने पर मजबूर हैं। शायद तुम ठीक ही कह रहे हो, मैंने कर्न्यू फिस्की को जवाब दिया। मेरा ख्याल है हमें पहल करनी चाहिए। मैंने गन इसके हाथ में थमा दी। इधर आओ गैस्की। हम दोनों रीखते हुए आतशदान के पास पहुंचे। मैंने अपनी जैकेट उतार कर हाथ के गिर्द लपेटी। गैस्की ने भी मेरी तकलीद की। फिर हमने आतशदान से जलती हुई लकड़ियां खींच कर अपने सामने ढेर कर ली। ऑल राइट, मैंने कहा। अब इन जलती हुई लकड़ियों को पर्दों पर फेंकने की कोशिश करो। हमने लकड़ियां फेंकना शुरू की और खिड़की के पर्दे सुलगने लगे। दुश्मन ने मेज़ें तेज़ी से वापस खींचकर पसपाई शुरू कर दी और सुलगते हुए पर्दों को मसल कर बुझा दी। मैं इसी वक्त के इंतज़ार में था। मैंने फिर तेज़ी से जलती हुई लकड़ियां फेंकना शुरू कर दी। पर्दे तक आग लग गई थी और नीचे कालीन से धुआं उठने लगा था। रफ्ता रफ्ता फर्नीचर ने भी आग पकड़ ली और शोले बुलंद होने लगे। देखते ही देखते आग दुश्मन के काबू से बाहर हो गई। फॉरेस्टर के आदमी इंतहाई संगीन सूरत हाल से दो चार हो गए थे।
अब वो आग के अंदर फायरिंग नहीं कर सकते थे। 2 आदमी अंधाधुंध दरवाजे की तरफ भागे। कर्नल फिस्की ने एक को अड़ंगा लगाकर गिराया और दूसरे को जान से मार दिया। आखिरी आदमी ने खिड़की के रास्ते फरार होने की कोशिश की, लेकिन इनके कपड़ों ने आग पकड़ ली और कर्नल फिस्की ने अपनी गन का मैगजीन इसके जिस्म पर खाली कर दिया। मैदान खाली था। हम दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन कर्नल फिस्की की हिम्मत जवाब दे गई थी। वो चकरा कर गिरा। गैस्की ने इसे कंधे पर डाला और हम बाहर निकल आए। फिर हम तीनों लॉन में पहुंचे। मेरे हवास जवाब दे गए थे और मैं खड़े खड़े बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो इमारत धड़ाधड़ जल रही थी और हमें देहातियों ने घेरे में ले रखा था। मैं सर्द घास पर कर्नल फिस्की के पहलू में दराज था। फिर मेरी नज़र एक पुलिसमैन और चंद अमरीकियों पर पड़ी। इन अमरीकियों में से 2 को मैंने पहचान लिया। एक कर्नल बेकर था और दूसरा मेरा पुराना दोस्त जॉर्ज नॉय। कर्नल बेकर मुझसे मुखातिब हुआ, तबीयत तो ठीक है? मैंने यहाँ जल्द से जल्द पहुँचने की कोशिश की। शुरू में जब हमको गैस्की का पैगाम मौसूल हुआ, मैं समझा। मैंने करख्त और तहुकमाना लहजे में इसकी बात काटी। तुम्हारे समझने ना समझने से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं कर्नल। मुझे तुम्हारी काहली सख्त नापसंद है। बहुत सुस्त और नाअहल शख्स हो। कर्नल बेकर शर्म से सुर्ख हो गया और खुशी से मेरा सीना फूल गया। मैं कुछ और कहना चाहता था, लेकिन मोहलत न मिली और मैं फिर बेहोश हो गया। मुझे होश आया तो मैं एक आरामदेह बिस्तर पर दराज था और बिस्तर ऐसे कमरे में था जिसकी खिड़कियों से कोहे अटलस की बर्फानी चोटियां नजर आ रही थी। और एक हशाश बशाश मुतवसत उम्र नर्स ने मुझे बताया कि मैं इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के एक कस्बा कसाशास में हूँ। नर्स कमरे से निकल गई और कर्नल बेकर आन धमका। इसने मुझे सिलसिलावार हालात से आगाह किया और मेरा जहनी खला अप टू डेट कर दिया। आतिशज़गी की अफरा तफरी के दौरान कर्नल बेकर और इसके साथी हम तीनों को एक कार में डालकर बेपनाह रफ्तार के साथ सरहद अबूर कराए थे। ये सब कुछ इंतहाई उजलत में हुआ था, इसलिए तालिबी हुक्काम और अखबारी नुमाइंदों ने इनको घेर लिया। अगरचे इन्हें सही जवाब नहीं दिया गया था, ताहम इनकी तसल्ली कर दी गई थी। हमारे हंगामा खेज और पुरखतर सफ़र के दौरान कर्नल फिस्की के कंधे का जख्म बिगड़ गया था। इसे अभी कुछ रोज़ और अस्पताल में गुजारने थे, लेकिन तशवीश की कोई बात न थी और गरीब गैस्की के आसाब बुरी तरह मुतासिर हुए थे। नीम पागल सा हो गया था, लेकिन हालत इसकी भी मायूस कुन नहीं थी। चंद हफ्तों या चंद महीनों में इसके कुली तौर पर सेहतयाब होने की कवी उम्मीद थी। इन दोनों ने कर्नल बेकर को अपनी और मेरी कारकर्दगी की मुकम्मल रिपोर्ट पेश कर दी थी। जब मेरा जिक्र आया तो कर्नल बेकर मायने खेज अंदाज में खांसा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, तकल्लुफ़ बरतरफ, जो कुछ तुम्हारे बारे में सुनने में आया, इसके 2 गवाह मौजूद ना होते तो मैं हरगिज़ यकीन न करता। इससे तुम्हारी अहानत मकसूद नहीं, मगर नौए तुम्हारी कारकर्दगी बहुत ही नाकाबिले यकीन है। मेरा मतलब है तुम्हारा ज़ेरे आब सफ़र, हाइड्रोप्लेन ड्राइविंग, हवाई जहाज़ उड़ाने और कदीम असले से फॉरेस्टर जैसे माहिर हरब के साथ डॉयल लड़ने के वाक़यात ऐसे हैं जिनकी तवक्का किसी सीक्रेट एजेंट से हरगिज़ नहीं की जा सकती, लेकिन एजेंट एक्स से तो की जा सकती है। मैंने जवाब दिया। हाँ बिल्कुल ठीक, कर्नल बेकर ने कहा। इसने अजीब अंदाज में मुंह बनाया, होंठ भींचे और एक उंगली से रुखसार को सहलाते हुए बोला, मैं इसी सिलसिले में तुमसे बातचीत करना चाहता था। मेरा मतलब है आखिर एजेंट एक्स हमारी ईजाद ही तो है, लेकिन अब हम पर यह हकीकत अंगेज़ इंकशाफ हुआ है कि हमें तुम्हारे बारे में बहुत कुछ मालूमात हासिल थी। मुझे नहीं मालूम कि तुम हसूल तालीम और जॉर्ज से पेरिस में मुलाकात के दरमियानी अरसे में क्या करते रहे हो। तुम्हारे मशागल क्या रहे हैं वो खामोश हो गया और मुझे बड़ी पुरुमीद नज़रों से देखने लगा, लेकिन मैंने कोई जवाब न दिया। तो वो बोला, मालूम होता है तुम अपने बारे में कुछ बताना नहीं चाहते। मैं अपने माजी को कंगालने का कोई इरादा नहीं रखता, मैंने मतानत से जवाब दिया, लेकिन मुझे ये भी किसी तरह गवारा नहीं कि तुम मुझे अपनी एजाद समझते हो। मैं अपने बारे में तुमसे कहीं ज़्यादा जानता हूँ। बेशक वो बड़ी खुशामदाना लहजे में बोला। मेरा ख्याल था कि तुम कुछ इस किस्म का जवाब दो। वो खामोश बैठा मेरे बेड की पट्टी को उंगलियों से बजाने लगा। इस वक्त मुझे इस पर ज़रा भी रहम ना आए। अरसा दराज से झूठों का ये बाप अपने जाल के मरकज़ में बैठा मकड़ी की तरह शिकार खेल रहा था और आज ही अपने ही एक जाल में धंस कर रह गया था। आखिर वो बड़े तफक्कुर-आमेज़ अंदाज में बोला, इस बात ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है कि शुरू में तुम हमारे पास आए तो सरासर अहमक या दूसरे लफ्ज़ों में अनाड़ी लगते थे, लेकिन हालात ने साबित कर दिया कि तुम एक इंतहाई ज़हीन, फ़आल और नाकाबिल तक़सीर सीक्रेट एजेंट हो। शुक्रिया, मैंने कहा। अब मैं तुम्हारे मुस्तकबिल के बारे में बात करना चाहता हूँ, इसने बड़ी अपनाइयत से कहा। मेरी मुस्तकबिल के बारे में? मैं चौंका, क्या हुआ मेरे मुस्तकबिल को? संजीदगी से सुनो, वो गुर्राया। मैं चाहता हूँ कि अब तुम हमारे साथ रहो।
मैं तुम्हें अब एक फुल ऑपरेशन ड्यूटी पर मुतय्यन करने का इरादा रखता हूँ। मैं जवाब देने से पहले सोचने लगा। मुझे अपनी अमेरिकी महबूबा मेवेस याद आई जो पेरिस में मेरी मुंतज़िर थी। फिर मैंने अपनी हकीकत के बारे में गौर किया। सीक्रेट एजेंट एक्स की हैसियत से अब तक जो कुछ मैंने किया था, मैंने किया नहीं था बल्कि मुझसे सरजद हुआ था। इसमें मेरे शऊर और इरादे का कोई दखल न था, लिहाजा मैं ये पेशा अपनाने का अहल नहीं था और बाइज़्ज़त तौर पर इससे दस्तकश होने का ये मुनासिब तरीन वक़्त था। मैंने उसकी बड़ी पेशकश मंजूर नहीं की। फ़ैसला करने में उजलत न करो। वह बेचैनी से पहलू बदल कर बोला, ज़रा ठंडे दिल से सोच लो, तुम्हें भारी मुआवजा दिया जाएगा। मैंने बड़ी अफसुर्दगी से मुस्कुराते हुए नफ़ी में सर हिला दिया। नहीं, हमें वाकई तुम्हारी शदीद ज़रूरत है, कर्नल ने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। मैं ममनून हूँ तुम्हारा, मैंने जवाब दिया, लेकिन तुम्हारे पास और भी तो बहुत से एजेंट हैं। नहीं, इस अहम मुहिम के लिए इनमें से कोई भी मौजू नहीं, कर्नल बेकर ने राजदाराना लहजे में कहा। स्मार्ट्रा में मुतय्यन हमारा सीक्रेट एजेंट गुज़श्ता हफ्ता अचानक रोपोश हो गया था। इसका अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका। मैं तुम्हें इसकी जगह आइलैंड में मुतय्यन करना चाहता हूँ। मुझे मंजूर है, मैंने जवाब दिया। कर्नल खुश हो गया। दरअसल मैं बिलादे मशरिक देखने का बचपन से ही मुश्ताक था। अब ये मौका मिला था तो इसे हाथ से क्यों जाने देता। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये नावल बेहतरीन लगा होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।